क्या आपको भी आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है? क्या अगर आपकी इनकम कम है या फिर आप सीनियर सिटीज़न हैं तो हो सकता है आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही ना पड़े। तो इस वीडियो में आज हम बताएंगे कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 और असेसमेंट ईयर 25-26 में किन लोगों को आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है ही नहीं और किन्हें आईटीआर ज़रूर फाइल करनी चाहिए। सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। यहाँ हम आज बात करेंगे बहुत ही इजी लैंग्वेज में टैक्स और कंप्लायंस की सबसे ज़रूरी जानकारी। सो आज का सवाल ये है कि आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है। देखिए, एवरी ईयर बहुत सारे लोग बिना ज़रूरत के ही आईटीआर फाइल कर देते हैं या कई बार उन्हें आईटीआर फाइल करना चाहिए लेकिन वो इग्नोर भी कर देते हैं। दोनों ही एक्सपेक्ट रहते हैं। सो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे 2025 यानी जो असेसमेंट ईयर 25-26 जिसकी आईटीआर फाइलिंग जस्ट 1 वीक पहले ही शुरू हुई है, उसमें किन लोगों को आईटीआर फाइल करनी चाहिए। सो वीडियो हो सकता है थोड़ी सी लंबी हो, बट पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और एंड में हम आपको बताएंगे ऐसे कुछ हिडन पॉइंट जो कई बार हम मिस कर देते हैं। तो आज का जो वीडियो रहने वाला है वो 3 पार्ट्स में रहने वाला है, सेक्शन 1, सेक्शन 2 एंड सेक्शन 3। सेक्शन 1 में देखेंगे बेसिक रूल्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग, मतलब ऐसे कौन से बेसिक रूल्स है जिसकी वजह से आईटीआर फाइल करना चाहिए। उसके बाद किन सेक्शन 2 में रहेगा किन लोगों को आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत ही नहीं है। और सेक्शन 3 रहेगा कि जब इनकम कम हो फिर भी क्या हमें आईटीआर फाइल करना ज़रूरी है, या और भी कोई क्वेश्चन अगर आपके मन में है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको कॉन्टैक्ट नंबर है, उसमें आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। तो देर ना करते हुए वीडियो को हम शुरू करते हैं। तो सबसे पहले सेक्शन 1, बेसिक रूल्स ऑफ आईटीआर फाइलिंग। देखिए, अगर आपकी ग्रॉस टोटल इनकम एग्जेम्पशन या डिडक्शन से पहले ही 2.5 लाख हो चुकी है और अगर आपकी एज 60 है तो आपको आईटीआर फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। बेशक से एग्जेम्पशन लिमिट जो फाइनेंशियल ईयर 24-25 के लिए ओल्ड में 5 लाख और न्यू में 7 लाख है, बट जो हमारी बेसिक जो लिमिट है एग्जेम्पशन लिमिट वो अभी भी 2.5 लाख ही है अगर आप बिलो 60 हैं। अगर आप सीनियर सिटीजन है जो कि 60 to 80 की एज में आते हैं उनके लिए 3 लाख है बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट, और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस की एज में आते हैं उनके लिए 5 लाख रुपीज़ है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है कि एग्जेम्पशन रिडक्शन को इग्नोर करना है सबसे पहले आपको। और अगर आपकी बिलो 80 है, बिलो 60 है तो 2.5 लाख है तो आपको आईटीआर बनना मैंडेटरी है। सीनियर सिटीजन मीन्स आपके एज 60 to 80 के बीच में है तो 3 लाख आपके बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट है, और सुपर सीनियर सिटीजन जो 80 प्लस होता है उसमें 5 लाख है। बेशक से जो रिबेट मिली हुई है वो सेक्शन 87A के अंडर में रिबेट मिली होती है, जिस वजह से जो है ओल्ड में आपकी जो है 5 लाख रुपये एग्जेम्प्टेड है और न्यू में आपकी 7 लाख रुपीज़ एग्जेम्प्टेड है। कौन से ये जो है आपका फाइनेंशियल ईयर 24-25 जो कि ख़त्म हो चुका है, जिसकी हम आईटीआर अभी फिल कर रहे हैं। प्लस अभी जो अभी असेसमेंट ईयर है, जो नया साल अभी शुरू हुआ है, जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है 7 और 12 लाख है। तो इसको अभी आपको ध्यान में नहीं रखना है, कोई भी कंफ्यूज आपको नहीं होना है। नेक्स्ट देखते हैं सेक्शन 2 की तरफ आते हैं, किन किन लोगों को आईटीआर फाइल करने की देखिए ज़रूरत ही नहीं है। तो उसमें सबसे पहले लो इनकम ग्रुप वाले लोग आ जाते हैं जिनकी टोटल बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी क्रॉस नहीं होती है, मींस कि आपके 2.5 लाख भी इनकम जो है वो नहीं है बिलो 60 की, या आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन आपने नहीं किया। देखिए, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन क्या होती है, 10 लाख। सपोज आप अकाउंट में 10 लाख रुपए कैश जमा कर देते हैं या फिर 10 लाख की एफडी करा देते हैं, इसके ऊपर की आपकी हाई वैल्यू जनरल ट्रांजेक्शन मानी जाती है। या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं और 1 लाख का आपका जो बिल है वो आप कैश में पे कर देते हैं, या फिर 10 लाख रुपए का 10 लाख से ऊपर का बिल जो है आप ऑनलाइन मोड से पे कर देते हैं, तो ये आपकी क्या होती है, हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन होती है। तो अगर आपने कोई हाई वैल्यू ट्रांजेक्शन नहीं किए तो आप एग्जेम्प्टेड है। अगर आपकी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट भी क्रॉस नहीं होती, जो कि बिलो 60 की हम बात करें तो 2.5 है, 60 to 80 की बात करें तो आपका जो हो जाता है 3 लाख है, और 80 अबव की बात करें तो 5 लाख हो जाता है। उसके बाद देखिए, सिर्फ सेविंग इंटरेस्ट आपका आता है और एफडी इंटरेस्ट वाले जो सीनियर सिटीजन होते हैं। देखिए, सीनियर सिटीजन की वैसे भी बेसिक एग्जेम्पशन लिमिट 3 लाख है, प्लस अगर उनकी पेंशन वगैरह आ रही है तो एक फॉर्म बैंक में जाके सबमिशन करवा सकते हैं, तो 5 लाख तक तो उनकी जो है आईटीआर फाइल करने की उनको ज़रूरत ही नहीं होती है। सिंपल बस उनकी क्राइटेरिया ये है कि उनके सेविंग में इंटरेस्ट आ रहा हो और एफडी पे इंटरेस्ट आ रहा हो, और उनकी जो एग्जेम्पशन लिमिट है वो 5 लाख। अगर हम सुपर सिटीजन की बात करें, सीनियर सिटीजन की बात करें तो ठीक, और अगर
नॉर्मल 60 बिलो है तो 2.5। तो अगर इतना है और आपके सिर्फ दो ही मोड से इनकम आ रही है, सेविंग और एफडी, तो आपको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती। इसमें जनरली कौन आते हैं, जैसे स्टूडेंट्स हो गए, ठीक है, और उन्होंने थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके सेविंग करके उन्हें सेविंग अमाउंट डाला हुआ है, कई बार पेरेंट्स भी डाल देते हैं, या फिर जो हाउस वाइफ्स होती है वो ज़्यादातर इसमें आते हैं, और जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं वो भी इसमें आते हैं। तो उसके बाद है हाउस वाइफ्स एंड स्टूडेंट जिनकी स्मॉल इनकम होती है, जैसे हमने बताया, जैसे हाउस वाइफ है या कोई स्टूडेंट है जो ओकेजनली ट्यूशन लेते हैं या पार्ट टाइम वर्क करते हैं और 2.5 लाख से कम कमाते हैं, तो उनको देखिए आईटीआर फाइल करने की उनको ज़रूरत नहीं होती है। तो अगर आप भी है एज ए हाउस वाइफ या फिर स्टूडेंट है जो ओकेजनली ट्यूशन लेते हैं, पार्ट टाइम वर्क करते हैं, ठीक है, थोड़ा सा अपना, ठीक है, अपना डेली रूटीन का खर्चा चलाते हैं और उनकी टोटल इनकम ईयरली 2.5 लाख से कम ही है, तो उनको आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं है, उनको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ एग्जेम्प्ट इनकम वाले, एग्जेम्प्ट इनकम कौन सी होती है, देखिए पीपीएफ का इंटरेस्ट अगर आ रहा है, एग्रीकल्चर लिमिट, एग्रीकल्चर इनकम, बट कुछ लिमिट इसमें क्या है 5,000 की, ठीक है, 5,000 अगर इनकम आती है, या फिर आपके पास टैक्स फ्री कुछ बॉन्ड्स है, बॉन्ड्स की इनकम है, ये फुल एग्जेम्प्टेड होती है, ठीक है, तो यहाँ पे भी आपको जो आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत नहीं होती है। अब हम सेक्शन 3 की तरफ आ जाते हैं। दो सेक्शन हमने डिस्कस कर लिए। ठीक है, जब इनकम कम हो पर किसी किसी केस में आईटीआर भरना ज़रूरी हो जाता है। कैसे? आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का कैश डिपॉजिट किया है। मान लीजिए, अब आप सोच रहे होंगे बिना इनकम के कैश कैसे आए। सपोज आपने कोई एंसेस्टर प्रॉपर्टी सेल करी हो, आपके पेरेंट्स से प्रॉपर्टी सेल करके आपने अकाउंट में पैसा जमा किया हो, वो आपकी अर्निंग नहीं है, बट ठीक है, कहीं से पैसा तो आया है ना, आपने प्रॉपर्टी बेची तो देखिए वो कैपिटल गेन है। तो इन सब चीज़ों में आपको क्या करना है, उस इनकम को डिक्लेयर करना होता है कैसे आया है। या फिर आपने फॉरेन ट्रैवल किया है और 10 लाख रुपए से ज़्यादा खर्च कर दिया है, आपने अपने पेरेंट्स से पैसे लिए या ठीक है कहीं से भी पैसे आपने अरेंज किए और जाके फॉरेन ट्रैवल घूम कर आ गए और वहाँ पे आपने 10 लाख के ऊपर का खर्च कर दिया। अब आप सोचेंगे मैं खर्चा करूँगा तो कैसे पता लगेगा। देखिए, इंडिया में अगर आप खर्चा करते कैश में तो उतना नहीं पता लगता, बट अगर आप फॉरेन कंट्री में जाते हैं सबसे पहले आप कैश को एक्सचेंज कराएंगे। एक्सचेंज कराएंगे तो देखिए बैंक से ही होगा, बैंक से होगा तो बैंक में आपका अकाउंट होगा, अकाउंट होगा तो पैन कार्ड पर चढ़ जाएगा। तो सिंपल सी बात है। या फिर आपने 1 साल के अंदर 1 लाख से ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी का बिल पे कर दिया है, ठीक है, तो भी आपको आईटीआर फाइल करना आईटीआर फाइल करना जो है ज़रूरी होता है। बेशक से आपकी इनकम हो, बेशक से आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी अगर क्रॉस नहीं कर रही है, फिर भी आपको आईटीआर फाइल करना होगा। इनमें से ऊपर जो अगर आपने कुछ भी चीज़ें हैं, इन तीनों पॉइंट में से कुछ भी अगर किया है, तो आपको आईटीआर फाइल करना जो है वो ज़रूरी हो जाता है, भले ही आपकी इनकम कम ही क्यों ना हो। नेक्स्ट पे आते हैं, रिफ़ंड क्लेम करना है। मान लीजिए आपकी कोई इनकम थी या फिर कई बार गेम्स खेलते हैं, ठीक है, या आपकी किसी भी तरह की सैलरीड इनकम थी, कहीं भी इनकम आए बट वहाँ पे आपका टीडीएस डिडक्ट हो गया। अब आपको वो टीडीएस वापस चाहिए, बेशक से आपकी बेसिक एग्जम्पशन लिमिट भी क्रॉस नहीं हुई, तो उस केस में आपको आईटीआर फाइल करना होगा। मान लीजिए आपको कहीं से 1 लाख रुपीज़ की पेमेंट हुई, बट इसमें जो है आपका टीडीएस मान लीजिए 2,000 रुपीज़ डिडक्ट हो गया, ठीक है। अब आपको ये 2,000 तो वापस चाहिए ना, क्योंकि आपको 1 लाख की पेमेंट आनी थी, आपको पेमेंट आई 98,000 की, तो इसलिए, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ है, आपको 98 की पेमेंट आपको होगी, 2,000 रुपीज़ का आपका टीडीएस कट गया, तो ये आपको वापस तो चाहिए ना, क्योंकि आप सोच रहे होंगे मेरी इनकम तो लिमिट क्रॉस हुई नहीं, तो मेरा टीडीएस क्यों कटा। देखिए, टीडीएस कट जाता है क्योंकि वो एक सर्टेन अमाउंट अगर ट्रांसफर होता है तो वहाँ पे टीडीएस डिडक्ट होता है, बट आपको क्या है वापस देना, तो आपको यहाँ पे अपना आईटीआर डिक्लेयर करना होगा और आपका वो टीडीएस वापस आ जाएगा। उसके बाद है, आपने लोन लिया है, वीज़ा लिया है, क्रेडिट कार्ड एप्लीकेशंस की हैं, आपकी बेशक से इनकम कम है बट आपके इन तीनों चीज़ों में अगर आप एनरोल है, तो आपको जो है बैंक अक्सर आपसे आईटीआर मांगते हैं। आप लोन लेने जाएंगे तो आपसे लास्ट 3 ईयर्स की आईटीआर मांगी जाएगी। किस लिए मांगी जाती है? देखने के लिए कि आप उस लोन की रीपेमेंट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। उसके बाद देखिए वीज़ा, वीज़ा में क्या है कि अगर जब आप वीज़ा लेने जाएंगे, आपको दूसरी कंट्री में जाना है, तो वहाँ पे आपसे आईटीआर की डिमांड की जाती है। क्रेडिट कार्ड आपको चाहिए तो वहाँ से आपके लास्ट कुछ ईयर्स की आपसे आईटीआर की डिमांड की जाएगी, तभी तो बैंक को पता लगेगा ना कि अगर उनको आपको क्रेडिट कार्ड दे दे तो आप वो पैसा लौटा पाएंगे या नहीं। तो इन तरह की चीज़ों के लिए भी जो है आपसे आईटीआर की डिमांड हो सकती है। तो आपको इन केसेस में बेशक सबकी इनकम नहीं है, बट फिर भी आपको जो है इनकम टैक्स फाइल करना ज़रूरी हो जाता है। वॉलेंट्री, कई बार ठीक है सारे पॉइंट्स को हम एक बार के लिए भूल जाते हैं, हम अपनी मर्जी से आईटीआर फाइल करना चाहते हैं, तो उसकी क्या बेनिफिट्स होते हैं। पहली बात, आपको फ्यूचर में लोन आपका इजीली अप्रूवल हो जाएगा, ठीक है। वीज़ा एप्लीकेशन में ये आपका प्रूफ रहेगा इनकम का, ठीक है, वहाँ पे आपका काम आता है। पुराने टीडीएस रिफंड्स आप ट्रैक कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद है इनकम प्रूफ के रूप में आपका ये स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट्स होता है, इससे प्रूफ हो जाता है कि आपकी इनकम कितनी है।
प्लस किसी भी गवर्नमेंट स्कीम में आपको जो है बेनिफिट उठाने में आपको ईजी रहता है। तो अगर आप बॉर्डर लाइन केस में हैं तो देखिए बेस्ट है कि आप अपना आईटीआर फाइल करें। सपोज दैट जो बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट है वो 2.5 है, ठीक है, या फिर 3 है, और आपकी जो 3 वाले केस में आपकी इनकम 2,90,000 हो रही है, तो आप ये नहीं सोचिए कि 10,000 अभी कम है तो मैं आईटीआर क्यों फाइल करूँ। आईटीआर फाइल करने के भी अपने ही बेनिफिट्स होते हैं। सो अगर आपके पास कोई प्रोफेशन नहीं है आईटीआर फाइल करने के लिए तो आप सिंपली हमसे भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। बहुत ही मिनिमम फीस के साथ जो है आपका आईटीआर अच्छे से फाइल कर दिया जाएगा, ताकि आपका एक फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट एवरी ईयर जो है वो बनता रहे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, अब आप समझ गए होंगे कि किन लोगों को जो है असेसमेंट ईयर 25-26 या फिर फाइनेंशियल ईयर कह लीजिए 24-25 में आईटीआर फाइल करने की ज़रूरत है और किन्हें नहीं ज़रूरत है। सिंपल सा एक रूल याद रखिए, लो इनकम हो गई तभी आपको जो है छूट मिलती है। आप हाई ट्रांजेक्शन करेंगे तो आपको आईटीआर फाइल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। सो नाउ इज़ योर टर्न। कमेंट करके आप हमें बताइए कि आप कौन सी कैटेगरी में आते हैं, लो इनकम में या फिर हाई ट्रांजेक्शन जो आप करते हैं वो। तो क्या आप अपना आईटीआर फाइल करेंगे? तो सिंपल सी बात है, अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो, डेफिनेटली लगी होगी, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर इनको शेयर करें। और अगर आप रिसेंट में 18+ हुए हैं या आपको मन है ठीक है मैं अभी से फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन डॉक्यूमेंट्स अपना बना के चलूँ, क्योंकि आज के टाइम में देखिए क्रेडिट कार्ड भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग लेते हैं। अगर उनका हम अच्छे से यूज़ करें क्रेडिट कार्ड का तो हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स भी वो दे के जाता है। हमारा लिविंग ऑफ स्टैंडर्ड बढ़ाता है, हमारे हाथ में ऑल टाइम कैश रहता है, और जो फ्रॉड्स होते हैं बैंक्स के उससे भी हम बच जाते हैं। उसके बाद बैंक अकाउंट्स में जो हमारे फ्रॉड हो जाते हैं किसी भी लिंक वगैरह के ज़रिए, तो क्रेडिट कार्ड से उससे भी सेफ मिलते हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टैक्स से रहे अपडेट और रहे टेंशन फ्री। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।